नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जाति प्रथा जो आज भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में जाति प्रथा का इतिहास क्या है और ये कब और कैसे विकसित हुआ। जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो भारत में सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है? आखिर ये प्रथा किस समय और किस उद्देश्य से शुरू हुई थी और कैसे ये समय के साथ इतनी जटिल बन गई? जाति प्रथा की शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। वैदिक काल में समाज को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्गीकरण का आधार कर्म और योग्यता था, न कि जन्म। माना जाता है कि इन वर्गों का उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखना था, जिससे हर वर्ग की एक विशेष भूमिका होती थी। लेकिन समय के साथ ये वर्ण व्यवस्था कठोर और जन्म आधारित बन गई और यहीं से जाति प्रथा का स्वरूप बदलना शुरू हुआ। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय में ये व्यवस्था अधिक जटिल हो गई। बाद में आने वाले विदेशी आक्रमणों और राजनीतिक परिवर्तनों ने इसे और भी मजबूत किया और समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होने लगे। मध्यकालीन भारत में जाति प्रथा का और भी विस्तार हुआ। समाज में कारीगरों, व्यापारियों, किसानों आदि को अलग अलग जातियों में विभाजित किया गया। इस समय के दौरान धर्म और सत्ता दोनों ने जाति प्रथा को मजबूती दी। खासकर जब मुगलों और बाद में अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, तो उन्होंने भी जाति आधारित वर्गीकरण का उपयोग अपने फायदे के लिए किया। ब्रिटिश शासन के दौरान जाति प्रथा और भी जटिल हो गई। अंग्रेजों ने जनगणना और नौकरियों में जाति का वर्गीकरण किया। इससे जातियों में विभाजन और भी गहरा हुआ। उन्होंने जातियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग अलग वर्गों में बांट दिया, जिससे जाति प्रथा एक अस्थायी व्यवस्था बन गई। आज के समय में जाति प्रथा का प्रभाव कम जरूर हुआ है, लेकिन इस समाज में अभी भी गहराई से जुड़ी हुई है। भारत के संविधान में जाति के आधार पर भेदभाव को अवैध घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी जाति प्रथा का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आज भी जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे कहानियों को लाते हैं जो लोगों को सिर्फ जाति के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने संभोग नाम की एक छोटे से जाति का वध कर दिया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। और इसी प्रकार के घटनाओं को राजनीतिक मुद्दे बनाकर लोगों की आस्थाओं और धर्मों पर लड़ाने का काम किया जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि भगवान श्री राम ने संभोग का वध क्यों किया था। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि ये लिखी कहाँ गई है। तो इस घटना का उल्लेख हमें मिलता है उत्तरकांड में, जो कि वाल्मीकि रामायण के बाद लिखी गई थी। संभोग जो था वो तपस्वी था, जो कि भगवान श्री राम ने उनको मार डाला था और उनको वरदान भी दिया था कि संभोग की लाश एक शिवलिंग में परिवर्तित हो जाए और राम से पहले संभोग की पूजा की जाएगी। कहीं कहीं अलग प्रकार के ग्रंथों में संभोग को शूर्पणखा का बेटा बताया जाता है, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो राम विष्णु अवतार थे और उनके हाथों जिनका भी वध हुआ था उन्हें मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी, जैसे रावण और बाली। और ऐसा भी माना जाता है कि उत्तरकांड में उल्लेख किए गए घटनाएं सही नहीं है। और अगर आप लोगों में से कोई उत्तरकांड को सही मानते हैं तो राम को रावण को भी नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वो तो बड़े जाति का था, ब्राह्मण था और साथ ही साथ शिव भक्त भी था। और अगर संभोग छोटे जाति के थे तो सबरी कौन थी, जो कि भगवान श्री राम ने उनका झूठा भी खाया था। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के घटनाओं को राजनीतिक मुद्दे बनाकर लोगों को धर्म के हिसाब से वोट लिया जाता है। सो इन प्रकार के घटनाओं को छोड़कर वास्तविक चीजों पर ध्यान दें। तो दोस्तों, ये था भारत में जाति प्रथा का इतिहास और विकास। समय के साथ इसका स्वरूप बदलता रहा, लेकिन इसका प्रभाव समाज पर आज भी देखा जा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जहां जाति या वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपके विचार में जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और भारत माता की जय।